हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है हिंदी से। मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके पेपर 1 और 2 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो ये प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है सरल वाक्य है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा सरल वाक्य है। ऑप्शन ए है श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। बी है राम और सीता जाते हैं। सी है चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम करना है। और डी है जो करे सो भरे। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ओके, राम और सीता जाते हैं। ये वाक्य कैसा है फ्रेंड्स, सरल वाक्य है। ओके फ्रेंड्स, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक विधेय, एक उद्देश्य तथा एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ओके, विधेय क्या होता है फ्रेंड्स, विधेय होता है, उद्देश्य होता है कर्ता। ठीक है, सरल वाक्य में फ्रेंड्स क्रिया एक ही रहती है, चाहे उसका जो सब्जेक्ट है उसमें चाहे दो हो, बट उसमें क्रिया जो है एक ही रहती है, उसे ही सरल वाक्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है, यह कैसा वाक्य है फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन है मिश्रित वाक्य है, बी है संयुक्त वाक्य है, सी है सरल वाक्य है, या फिर डी है युगल वाक्य है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, संयुक्त वाक्य है। ओके फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य बनावट यानी कि रचना के आधार पर वाक्य का एक प्रकार होता है। ओके, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्वर के उपवाक्य योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक चिन्ह क्या शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे और है, अथवा है, या है, ये क्या होते हैं, योजक शब्द होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई, तो और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये योजक शब्द हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें। ओके, घी का लट्टू टेढ़ा भला का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। घी का लट्टू अच्छा होता है, या फिर उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, या सी ऑप्शन घी बहुत महंगा होता है, या डी लट्टू सीधा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। ओके, ये क्या है, लोकोक्ति है। ओके, ये क्या है, कहावत है, लोकोक्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफियाँ लुटे कोयले पर मोहर का आशय है। असरफियाँ लुटे कोयले पर मोहर का आशय है। ए ऑप्शन है कोयले की रखवाली करना, बी है बेपरवाह हो जाना, और सी है महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना, और डी ऑप्शन है सोने के सिक्के चुराना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक का अर्थ है। कारक का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन कार्यकर्ता, बी है क्रिया को करने वाला, या सी है कार वाला, या डी है कारखाने वाला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ओके, कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्या होता है, क्रिया को करने वाला। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज खाली जगह दिया है, फिर संकट के बादल छाए हैं। किस पर संकट के बादल छाए हैं? तो ए ऑप्शन है देश पर, बी ऑप्शन है देश को या देश के, या फिर डी ऑप्शन देश से। तो आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो कौन सी तुलनात्मक विधि है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है सिद्धांत प्रणाली, बी है व्युत्क्रयी विधि, और सी है विकास प्रणाली, और डी है तुलना विधि। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है व्युत्क्रयी विधि शब्द भाषा शिक्षण का व्यवहारिक तरीका होता है। क्या होता है? व्यवहारिक तरीका होता है जो किसी भाषा युग्म के समानताओं और अंतरों का वर्णन करके भाषा को क्या बनाता है? सुगम बनाने पर जोर देता है। ओके, इसे और क्या कौन से नाम से जानते हैं? तो इसे अंतरात्मक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरात्मक विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा मौन वाचन का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन है फ्रेंड्स समवेत वाचन, बी है द्रुत वाचन, और सी है वैयक्तिक वाचन, और डी है अनुकरण। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन तो हो जाएंगे ए, बी और डी, ये तीनों नहीं है। ओके, द्रुत वाचन भी और वैयक्तिक वाचन और अनुकरण, ये भी क्या है? मौन वाचन के प्रकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, आपको बताना है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, बी है सस्वर वाचन, और सी है कविता पाठ, और डी है प्रतिलिपि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, प्रतिलिपि। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल से नहीं होता है। ओके, इसका संबंध किससे होता है? लेखन से होता है, यानी कि लिखने से होता है। ओके, जबकि शुद्ध उच्चारण सस्वर वाचन एवं कविता पाठ सभी का संबंध किससे होता है? तो बोलने से होता है। अगर शुद्ध उच्चारण करना है तो बोलकर बताया जाएगा। सस्वर वाचन यानी कि बोलकर ही होता है, और कविता पाठ जब कविता पढ़ते हैं तो हम बोलकर ही पढ़ते हैं। लेकिन जब प्रतिलिपि का यूज किसके लिए होता है? तो लेखन के लिए होता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो किस कौशल का विकास करना चाहिए सबसे पहले? ए ऑप्शन है लेखन, बी है वाचन, और सी है श्रवण, और डी है उच्चारण। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स बच्चे के लिए? स्टार्टिंग में हमें कौन से कौशल को विकसित करना चाहिए? तो वो होता है श्रवण कौशल। ओके, जब श्रवण कौशल बच्चा जब बोलेगा, ठीक है, जब बच्चा सुनेगा तो बोलने का प्रयास करेगा। ओके, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? श्रवण कौशल। भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स एक नवजात जो शिशु होता है सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करता है? वो सुनता है। ओके, सुनने के बाद
वो क्या करता है, अनुकरण करके छोटी छोटी ध्वनियाँ उच्चारित करता है। ठीक है, भाषाई कौशल के विकास के संदर्भ में क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, फिर उच्चारण होना चाहिए, फिर पठन और फिर लेखन। ओके, तो इसका ये क्रम होना चाहिए, सबसे पहले श्रवण यानी कि सुनना, फिर उच्चारण, फिर पठन यानी कि पढ़ना, और फिर लेखन यानी कि लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन संगत नहीं है, यानी कि असंगत वाला आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, और सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है या साधन है या फिर साध्य नहीं है, और डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन यानी कि सहायक सामग्री होती है, ना कि साध्य यानी कि उद्देश्य। ओके, तो इसके हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले इसका लाभ उठा सकें। ओके, नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है, तो कौन सा है, ए ऑप्शन है शिक्षण में विविधता लाना, बी है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, या सी है रोचकता का संचार करना, और डी है मनोरंजन करना। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ओके, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना होता है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स जिस अधिगम में जितनी अधिक इंद्रियां यानी कि ज्ञान इंद्रियां भाग लेती हैं वह अधिगम उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, क्या उपयोगी है, ए ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण, बी है समाचार वाचन, और सी है मौन वाचन, या डी है सस्वर वाचन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मौन वाचन। क्या होना चाहिए, मौन वाचन। अर्थ ग्रहण के विकास के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी होगा। ओके, व्याकरण शिक्षण से भाषागत शुद्धता का विकास होता है, किससे किससे, व्याकरण शिक्षा से क्या होता है, भाषागत शुद्धता का विकास होता है, और सस्वर वाचन से क्या होता है, उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। जब बच्चा बोल बोल कर पढ़ेगा तो उसका क्या होगा, उच्चारण क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि मौन भाषा से क्या होता है, अर्थ ग्रहण होता है। ओके, साइलेंट रीडिंग क्या बोलते हैं इसको, मौन वाचन को साइलेंट रीडिंग, जो अर्थ ग्रहण करके रीड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, किसका दोष है। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, बी ऑप्शन है इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, इनमें से सभी। ओके, वर्तमान परीक्षा प्रणाली विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती। ओके,
क्योंकि फ्रेंड्स इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं होता। ओके, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, तो किसके द्वारा जांच की जाती है? ए ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण से, बी है निबंधात्मक प्रश्नों से, सी है प्रोजेक्टिव परीक्षण से और डी है उपलब्धि परीक्षण से। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा कथन जो है उपयुक्त नहीं है? ए ऑप्शन है मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, और बी ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। यहाँ पे होना चाहिए था वस्तुपरकता का अभाव रहता है। ओके, सी ऑप्शन है क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, और डी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपको नहीं है बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। ओके, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, यह क्या है? ऑप्शन सही नहीं है। ओके, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक परीक्षण करना होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ज्ञानात्मक परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, तो आज के 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि 16 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रही होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 1 है आपका। तो आज से स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस। ओके, तो ये आपके पेपर 1 और 2 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, एग्ज़ाम कौन सा है? तो आपका राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रैक्टिस जो हमने है स्टार्ट की है चैनल पे। ओके, तो हिंदी की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खिलौने की आयु कहा जाता है? किस अवस्था को फ्रेंड्स खिलौने की आयु कहते हैं? तो ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, बी है उत्तर बाल्यावस्था को, सी है शैशवावस्था को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, पूर्व बाल्यावस्था को। ओके, पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। कितनी? तो 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। ओके, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है, यानी कि खिलौनों के साथ ही खेलना पसंद करता है। ओके, तो एक कहा किसने था? स्टैनले हॉल ने कहा था कि बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही बच्चा खिलौने से खेल रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि बच्चे क्या है, खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। ओके, आने वाली जनरेशन भी क्या है, जो बच्चे होंगे वो खिलौने से खेलना पसंद करेंगे, और पीछे की पीढ़ी के जितने भी बच्चे थे वो खिलौनों से खेलना पसंद करते थे। ओके, यानी कि जो पूर्वज करते चले आ रहे हैं वो आगे की जनरेशन भी कर रही है, यानी कि खिलौने से खेलना उन्हें भी पसंद आ रहा है। ओके, तो ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ओके, तो खिलौनों की आयु
कौन सी होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। ओके, तो ए ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, बी है अनुकरण करने की अवस्था, सी है प्रश्न करने की अवस्था, डी है खेलने की अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, दल या समूह में रहने की अवस्था क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, पूर्व बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष तक की आयु जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था मानी जाती है। ओके, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि वो प्रश्न पूछते हैं बच्चे, ये काम कैसे होता है, इसको कैसे करें। ओके, और क्या है? खिलौने की प्रवृत्ति, यानी कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। ओके, और शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी कि उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो तेज गति से होता है। ओके, संवेगों का प्रदर्शन। ओके, इसमें क्या होता है? बच्चों के संवेगों का प्रदर्शन होता है। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई फ्रेंड्स? विशेषताएं हो गई। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो किसमें समझने लगता है? ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी है द्रव्यमान और संख्या, सी है संख्या और डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, 3rd नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ओके, उत्तर बाल्यावस्था का काल कब से माना जाता है? कब से कब तक? तो ये माना जाता है 9 से 12 वर्ष। ओके, 9 से 12 वर्ष तक का जो काल होता है उत्तर बाल्यावस्था का काल माना जाता है। ओके, इस काल में बालक की अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, यानी कि जो स्कूल स्तर की शिक्षा होती है वो कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, वो क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ओके, तथा बालक विद्यालय जाने लगता है और बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र को समझने लगता है। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ है। तो विकास का क्या अर्थ होता है? ए ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, और सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, और डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। ओके, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स विकास क्या है? विकास एक परिवर्तन है। विकास, जब भी विकास होता है बच्चे का तो क्या होता है? उसमें चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है। ओके, जिसमें उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, यानी कि जो परिवर्तन पाए जाते हैं वे विकास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन भर चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। ए ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बी ऑप्शन है विकास उकसाने बढ़ावा देने से सहमत नहीं होता, और सी ऑप्शन है विकास संस्कृत परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और डी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके,
विकास उकसाने बढ़ावा देने से सहमत नहीं होता है। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सत्य नहीं है। ओके, क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ओके, ये राइट होगा। विकास क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ओके, विकास क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ओके, तो विकास की विशेषताओं को समझ लेते हैं। विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से क्या होता है, विकसित होता है। ओके, और विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होता है। ओके, बढ़ावा देने से भी विकास प्रभावित होता है। ओके, जब किसी चीज़ को हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे, तो उसमें क्या आएगा, चेंजेस आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उसका क्या होगा, विकास होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, ए ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी ऑप्शन है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी ऑप्शन है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और डी ऑप्शन है अपनी हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये क्या है, उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक अवस्था को उसके अनुसार नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है तथा उसके लिए क्या है, निम्न कार्य किए गए हैं। आइए देखते हैं। शारीरिक सुदृढ़ता एवं वृद्धि के लिए खेल भावना का विकास करना। ओके, और व्यक्तिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना होना चाहिए, और हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना ताकि उनमें क्या हो, समायोजन एवं सहयोगात्मक भावना का विकास हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है। ए ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, और बी ऑप्शन है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, और सी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, और डी ऑप्शन है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्योंकि प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारी है। ओके, या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स साधन क्या होता है, विधि से ही साक्ष्य यानी कि लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। ओके, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो किस सिद्धांत का उदाहरण है। ए ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और सी है प्रयत्न एवं भूल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स पावलोव ने किया था। किसने,
पावलोव ने किया था। ओके, इन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स, तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि क्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसे ही प्रस्तुत होती है अनुक्रिया स्वतः होने लगती है। क्या अनुक्रिया क्या होती है, स्वयं होने लगती है। इस प्रकार अधिगम हो जाता है। ओके, यानी कि वो स्वतः स्वयं के सीखने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ओके, तो इस प्रश्न से क्या मतलब होता है कि राजू बिजली चमकने और कड़कने की आवाज़ सुनकर उछलता है, बाद में जब पुनः बिजली कड़कती है तो वह पुनः उछलता है। इस प्रकार अनुक्रिया उछलना और उद्दीपक क्या है, बिजली के कड़कने के लिए क्या हुआ, संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उद्दीपक के प्रति वह विशेष अनुक्रिया करना क्या सीख गया। ओके, तो जब बिजली क्या है, कड़कती है तो वो क्या करता है, उछलता है। ओके, तो ये इसका क्या बन गया, संबंध बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है। ए ऑप्शन है मित्रों के द्वारा उपहास, बी है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी है मीन मेख निकालना बंद करना, और डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, सकारात्मक दंड कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मित्रों के द्वारा उपहास। सकारात्मक साधन, सकारात्मक दंड कौन कौन से होते हैं, तो उपहास उड़ाना या हंसी उड़ाना, ये क्या होते हैं, सकारात्मक दंड होते हैं। ओके, और सकारात्मक साधन क्या है, प्रशंसा करना, शाबाशी करना और पुरस्कार देना। ओके, और नकारात्मक दंड कौन कौन सा होता है, तो शारीरिक दंड यानी कि डांटना और उसको मारना, ये क्या हो जाएंगे, नकारात्मक दंड हो जाएंगे। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स मित्रों के द्वारा उपहास से बचने के लिए बालक सीखने का क्या करेगा, प्रयास करेगा और वह बुरी आदत को क्या करेगा, छोड़ देगा। ओके, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, सकारात्मक दंड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो ए ऑप्शन है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, और सी है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी ऑप्शन है यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स अभिप्रेरणा से क्या होता है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। ओके, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायक होती है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति में ले जाती है जहां उसकी महत्वाकांक्षाएं तो पूर्ण हो सकती हैं परंतु परिस्थिति एवं वातावरण व्यक्ति के अनुकूल नहीं रहते, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकें। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये आपका कहलाता है अभिप्रेरणा। क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। ओके, अभिप्रेरणा क्या है फ्रेंड्स, ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है क्योंकि आवश्यकता से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। आवश्यकता से क्या होता है, अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और आवश्यकता पूर्ण होने के बाद अभिप्रेरणा क्या होती है, शांत हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? बताया गया है कि नहीं करना चाहिए। ओके, ए ऑप्शन है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी ऑप्शन है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, या सी ऑप्शन है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, और डी ऑप्शन है संदेश के साथ सहचर स्थापित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ओके, क्योंकि विद्यार्थियों के अभिवृत्ति के परिवर्तन के लिए अध्यापक को किसी भी प्रकार के नकारात्मक साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी में क्या उत्पन्न होती है? कुंठा उत्पन्न हो जाती है, गलत भावना का विकास हो जाता है। ओके, तथा वह विद्यार्थी उस अध्यापक के साथ सहजता का अनुभव नहीं कर पाता है। ओके, तो इसलिए दबाव से किसी बात या विचार के लिए बच्चे को राजी नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बी ऑप्शन है यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकसित प्रेरक कहा जा सकता है, और सी ऑप्शन है यदि व्यक्तियों के मध्य उपयोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरणा कहा जा सकता है, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स अभिप्रेरणा वे घटक हैं जो मानव व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होते हैं। ओके, और व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित होता है। जब आप किसी बच्चे को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरणा देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वो काम करने के लिए क्या होगा? उत्सुक होगा और वो अच्छे से उस कार्य को करेगा भी। ठीक है, प्रेरित होगा काम करने के लिए। ओके, यही क्या कहलाती है? हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित होकर कार्य करता है, इसलिए ये सारे इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट थे आपके लिए राइट हैं। ओके, ये अभिप्रेरणा को प्रदर्शित करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? ए ऑप्शन है धर्म में, बी है मानव शरीर में, सी है यौन संबंधों में, डी है विद्यालय में। तो किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स? का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, विद्यालय में। ओके, 6 से 10 वर्ष की अवस्था बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे की प्राथमिक शिक्षा जो होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, वो क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। ओके, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और अपने मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। ओके, इस अवस्था में पहली बार बालक अपने पारिवारिक परिवेश से निकलकर बाहरी परिवेश में प्रवेश करता है। ओके, इसलिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था वाले बालकों में विद्यालय की प्रति रुचि बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छुपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? तो ए ऑप्शन है गुण सिद्धांत, बी है प्रकार सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें मानव के मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न व्यवहार का आकलन किया जाता है। ओके, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। ओके, सिगमंड फ्रायड। ओके,
सिगमंड फ्रायड है। ओके, इन्होंने क्या बताया कि फ्रायड ने बताया कि चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ये क्या है? चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क एक बड़ी चट्टान के समान है, बड़ी बर्फ के चट्टान के समान है, जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो कौन कौन से 3 स्तर बताए हैं उन्होंने? तो बताए हैं चेतन, एक बताया है चेतन, और एक है अर्धचेतन। क्या बताया है? अर्धचेतन बताया है, और एक अचेतन बताया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, और आज के 15 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपके राइट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी जारी रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।